Good morning, students. This is Sujata Gupta. I welcome you all in this lecture of today, that is of chemistry. ठीक है, सेकेंड पीरियड है और हम बात करते हैं. कल हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बात किया था परसेंटेज बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज बाय मास, जो कि कैलकुलेशन हो रहा था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का बेसिकली. ठीक है, तो आई होप इट इज गेटिंग वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल. बट अगर क्लास अब थोड़ा सा आगे अहेड फॉरवर्ड मूव करें तो नाउ द बेसिक टर्म इज दैट कि अब सॉल्यूशंस के बारे में हम कंसंट्रेशन पढ़ चुके हैं, बट अब हम सॉल्यूशन के बारे में क्या पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन. कि सॉल्यूशंस बेसिकली कितने तरीके के होते हैं. ठीक है, तो अगर हम बात करें क्लास तो सॉल्यूशंस बेसिकली दो तरीके के होते हैं. द वेरी फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, वेरी वेरी गेटिंग क्लियर ऑन दैट पॉइंट कि सॉल्यूशन बेसिकली आपके दो तरीके के होते हैं. फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड द सेकेंड वन इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. पहला आपका होता है क्लास सैचुरेटेड और दूसरा आपका होता है अनसैचुरेटेड. सॉल्यूशन से एक बात बहुत अच्छे से आप लोगों को पता है कि सॉल्यूशन बेसिकली दो पार्ट्स को कंसीडर करता है. सॉल्यूशन कितने पार्ट को कंसीडर करता है क्लास? दो पार्ट्स को कंसीडर करता है. द फर्स्ट पार्ट इज सॉल्यूट एंड द नेक्स्ट पार्ट इज सॉल्वेंट. इसका मतलब क्या हो गया क्लास कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशंस बनाते हैं. जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि शुगर का सॉल्यूशन है अगर, ठीक है, आपने एक बीकर लिया, उस बीकर में शुगर ली और सेकंड बीकर में आपने क्या लिया, वाटर लिया. जब दोनों को मिक्स किया तो व्हाट इट हैपेंड एक्चुअली, जो शुगर था उसके अंदर एक डिसॉल्विंग नेचर है उसका. उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो डिसॉल्व करता है. ठीक है, हो जाता है डिसॉल्व. वाटर के अंदर कैसी प्रॉपर्टी है, इट इज हैज बीन कॉल्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि वो अधिकतर सारे सॉल्यूट को क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है. ठीक है, इसलिए दोनों ही शुगर और वाटर जब मिक्स हुए इट विल फॉर्म अ सॉल्यूशन. शुगर कैसा रोल प्ले कर रहा है, एज अ सॉल्यूट, बट वाटर कैसा रोल प्ले कर रहा है क्लास, सॉल्वेंट. ठीक है, ये बात है इतनी केवल किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूट के लिए और सॉल्वेंट के लिए. नाउ द नेक्स्ट पार्ट हियर इट कम्स, दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. नाउ व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन की क्लास बात करें तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन जिसमें ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व होता है लेकिन टेम्परेचर को रेज ना करना पड़े. यानी विदाउट रेजिंग द टेम्परेचर जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम डिसॉल्व कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, दैट इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. नाउ व्हाट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन आपका होता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व ना हो पाए. कब नहीं डिसॉल्व हो पाए? जब हम उस टेम्परेचर को, उसी टेम्परेचर पर, एट दैट टेम्परेचर ओनली. इफ यू से कि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं फिर हम सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तो इट विल बी नॉट पॉसिबल. ठीक है, दोबारा से समझ लीजिए. ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बेसिकली वो काइंड ऑफ सॉल्यूशन है जिसमें ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व किया जाता है सॉल्वेंट में बिना टेम्परेचर को बढ़ाए. यानी विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर more and more solute can be dissolved into the solvent. Unsaturated solution क्या होता है क्लास? No more solute is dissolved in the solvent at that temperature. किसी भी ज्यादा solute को आपको नहीं ऐड करना है, then it will form unsaturated solution. Is that clear? ठीक है, अब क्या होता है, अब हम देखते हैं इफेक्ट्स. इफेक्ट का मतलब है कि किन किन चीजों से इफेक्ट्स पड़ता है. ठीक है, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ध्यान से सुनिएगा क्लास,
अगर कोई सैचुरेटेड सोल्यूशन है और उसे अगर हाई टेम्परेचर पर क्या किया गया है, हीट किया गया, दिस इज अ साइन ऑफ हीट, ठीक है। अगर कोई भी सैचुरेटेड सोल्यूशन को हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है तो वो सोल्यूशन आपका बन जाता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। इज दैट क्लियर एवरीवन? दोबारा से समझ लीजिए, किसी भी सैचुरेटेड सोल्यूशन को हीट करने पर, दोबारा से बता रही हूं, किसी भी सैचुरेटेड सोल्यूशन को हीट करने पर वो कैसा सोल्यूशन बन जाएगा? देन इट विल बिकम अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। ये है हीट का इफेक्ट, दिस इज द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन सैचुरेटेड। अगर मैं बात करूं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन पर कूलिंग का क्या इफेक्ट पड़ेगा, कूलिंग का प्रभाव क्या पड़ेगा, तो इसमें क्या पड़ेगा कि जैसे ही ये कूलिंग के इफेक्ट पे आता है तो हम देखने को मिलता है कि इसमें कुछ क्रिस्टल्स ऐसे हमें मिलते हैं जो डिसॉल्व नेचर के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लास सॉल्युबिलिटी की। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक आफ्टरवर्ड्स इज, आपको सॉल्यूशन में केवल इतना ही पढ़ना है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, हीटिंग इफेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड द हीटिंग इफेक्ट इज कि जब भी सैचुरेटेड सोल्यूशन हीट होता है क्लास, तभी हमें क्या देखने को मिलता है कि सैचुरेटेड सोल्यूशन विल बिकम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, विच इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सॉल्युबिलिटी, अब सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी का क्लास क्या मतलब होता है? अगेन सॉल्युबिलिटी है, इसका मतलब किसका रोल प्ले हो रहा है? जाहिर सी बात है सॉल्यूट का रोल प्ले हो रहा है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी का मतलब डिफाइंड ये किया जाता है इसको इस तरीके से कि जितना भी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, ध्यान से सुनिएगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है जिसको हम 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट में अगर डिसॉल्व करते हैं तब हम उसको कहते हैं, देन इट इज नोन एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट इन दैट सॉल्वेंट। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, आपको बताया गया था कि सपोज ये आपके 2 बीकर्स हो गए, ठीक है, इसमें आपके शुगर के क्रिस्टल्स हैं, शुगर क्रिस्टल्स है फर्स्ट वन में, एंड इसमें वाटर है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ध्यान से सुनिएगा, सॉल्युबिलिटी क्या हुई, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वो अमाउंट दैट इज डिसॉल्व्ड इन हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, दैट मींस 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, then it is known as the solubility of the solute। उस solute की solubility कहलाई जाएगी किसमें? उस solvent में, which is water। sugar crystals जैसे ही dissolve होंगे किसमें? 100 grams of water में। मैं बार बार 100 grams को इसलिए प्रेशराइज कर रही हूं just because सारे न्यूमेरिकल्स में 100 ग्राम का ही रोल प्ले होगा, ठीक है। if it has been asked कि you have to calculate the solubility of the solute, तो solubility of the solute क्लास कैसे निकलेगी? solubility of the solute ऐसे निकलेगी जैसे you have to calculate the solubility of the solute dissolved in 100 grams of water, यानी 100 grams of terms के उसमें आपको solubility को निकालना होगा। Is that clear? ठीक है, अब हम मूव करते हैं, एक सॉल्युबिलिटी का बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है क्लास, ठीक है, उसको आपको एक बार बताते हैं। सॉल्युबिलिटी न्यूमेरिकल, और कैसे करना है आप टेक्निक भी समझ लेना। सपोज अ क्वेश्चन इज,
Okay, now here we start with the very first numerical of solubility. ठीक है, तो ओके क्लास, अरे यार मार्कर इंक चली गई थी, ठीक है। 12 ग्राम्स ऑफ K2SO4 एक न्यूमेरिकल है सॉल्युबिलिटी बेस पर, ठीक है। तो 12 ग्राम्स ऑफ K2SO4 डिसॉल्व्स इन 75 grams of water, ठीक है। 75 grams of water at 60 degrees Celsius, at 60 degrees Celsius. Now it has been asked that what is its solubility. अब its solubility का मतलब क्या हो गया, किसकी solubility की बात हो रही है, K2SO4 की, which is potassium sulfate, ठीक है। What is its solubility? What is its solubility? What is its solubility in water? In water at that temperature. Now the question is basically 12 grams of K2SO4 is given. Now here K2SO4 is solute, okay? तो कितना हो गया आपका solute का वेटेज 12 ग्राम्स, जो कि किस में डिसॉल्व हो रहा है क्लास, वो डिसॉल्व हो रहा है वाटर में। ना वाटर इज एक्टिंग ऑलवेज एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट ऑफ कोर्स, ठीक है। तो वाटर का कितना वेटेज है 75 में, यानी 12 ग्राम्स किस में डिसॉल्व हो रहा है 75 ग्राम्स में, ठीक है। टेम्परेचर क्या है देख लेते हैं, टेम्परेचर क्या है, बट टेम्परेचर बेसिकली हम देखते नहीं है, ठीक है। कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए टेम्परेचर को देखना ही नहीं है। सिर्फ हमारे को किससे काम है, सिर्फ हमारे को दो चीजों से काम है, दो वैल्यूज से काम है। फर्स्ट वन मास ऑफ सॉल्यूट एंड द सेकेंड वन इज मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। 60 डिग्री सेल्सियस पर ये सारी चीजें डिसॉल्व हो रही हैं। What is its solubility in water? अब यहाँ पर पूछा गया है its, तो its यहाँ पर किसके लिए है, its यहाँ पर है K2SO4 के लिए, पोटेशियम सल्फेट के लिए, ठीक है। तो देखते हैं न्यूमेरिकल कैसे होगा, बहुत इजीएस्ट तरीका है कैसे होगा न्यूमेरिकल, देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप नोट कर लेना, क्वेश्चन आपके बुक में भी गिवन है, ठीक है। सैंपल प्रॉब्लम नंबर 1 है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेना और समझते हुए चलना। नाउ क्वेश्चन क्या था कि 12 ग्राम ऑफ K2SO4 किस में डिसॉल्व हो रहा है क्लास 75 ग्राम्स ऑफ वाटर में। यानी हम इसको दो तरीके से कह सकते हैं, या तो हम ये कह सकते हैं कि 12 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट किस में डिसॉल्व हो रहा है 75 ग्राम्स ऑफ वाटर में, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 75 ग्राम्स ऑफ वाटर में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है 12 ग्राम। इज दैट क्लियर, ठीक है। यानी सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने क्या कर लिया कि 75 ग्राम्स ऑफ वाटर, तो 75 ग्राम्स ऑफ वाटर में कितना डिसॉल्व हुआ है 12 ग्राम्स ऑफ K2SO4, 12 ग्राम्स ऑफ K2SO4, ठीक है। इसको भी ऐसे, इज दैट क्लियर, ठीक है। अब आपको पता है एक्चुअली में जो आपका सॉल्वेंट है वो कितने ग्राम का होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सॉल्युबिलिटी 100 ग्राम। याद है डेफिनेशन याद करो, सॉल्युबिलिटी क्या बताया था कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितने ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा तब वो सॉल्युबिलिटी कहलाएगी, 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा तब वो आपकी क्या कहलाएगी सॉल्युबिलिटी। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इस न्यूमेरिकल को हमने वैसे ही अपने अकॉर्डिंग कर लिया, ठीक है। अब हम यहां से 1 ग्राम का निकालेंगे, तो 1 ग्राम का कितना आ जाएगा 1 ग्राम का आ जाएगा 12/75, ठीक है। अब 100 ग्राम्स का क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि
सॉल्युबिलिटी जो सॉल्वेंट की मेजर होती है वो किस में होती है? 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट में ही हम चेक करते हैं, ठीक है। तो 100 ग्राम्स में कितनी हो गई? 12/75 मल्टीप्लाई बाय 100। इज दैट क्लियर? अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी क्लास, वो आएगी 16 ग्राम ऑफ K2SO4, क्योंकि किसकी सॉल्युबिलिटी पूछी गई थी? K2SO4 की पूछी गई थी, जो कि हमारी वैल्यू क्या निकली है? 16 ग्राम, ठीक है। दोबारा से देख लो और समझ लो। क्वेश्चन आपका क्या था कि 12 ग्राम ऑफ K2SO4 किस में डिसॉल्व हो रहा है? 75 ग्राम ऑफ वाटर में। और 75 ग्राम ऑफ वाटर में जब वो डिसॉल्व हो रहा है तो K2SO4 की सॉल्युबिलिटी निकालनी थी, ठीक है। तो कैसे निकली? हमने इसी बात को दूसरे तरीके से लिख दिया। और दूसरा तरीका क्या था लिखने का? दूसरा तरीका ये था कि 75 ग्राम्स ऑफ वाटर किस में डिसॉल्व हो रहा है, मतलब उसमें डिसॉल्व क्या हो रहा है? उसमें डिसॉल्व आपका हो रहा है 12 ग्राम्स ऑफ K2SO4। 1 ग्राम का निकाल लीजिए पहले। तो 1 ग्राम में आपको पता है, जैसे हम 1 ग्राम का निकालते हैं तो 12/75 हो जाएगा, ठीक है। यूनिटरी मेथड, इसको मैथ्स में यूनिटरी मेथड कहा जाता है, ठीक है। 1 का हम जब निकालते हैं तो दैट इज नोन एज यूनिटरी मेथड। बाय यूनिटरी मेथड वी हैव डन दिस, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी किसके टर्म्स में एक्सप्रेस की जाती है? 100 के टर्म्स में, जो कि सॉल्वेंट के लिए होती है। ये ध्यान रखिएगा, ये सॉल्वेंट वाला सिस्टम है पूरा। दिस इज सॉल्वेंट, ये भी आपका सॉल्वेंट के टर्म्स में ही है, ठीक है। 12/75 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज इक्वल टू 16 ग्राम ऑफ K2SO4, ठीक है। अब देखो भाई क्या होता है कि सॉलिड और लिक्विड्स में, ध्यान दीजिएगा, सॉलिड और लिक्विड्स में आपकी जो सॉल्युबिलिटी है क्लास, वो टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, टेम्परेचर कम होता है तो सॉल्युबिलिटी भी कम होती है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखने वाली बात है कि सॉल्युबिलिटी सॉलिड्स और लिक्विड्स में किसी भी बेसिक में अगर टेम्परेचर रेज करने पर बढ़ रही है तो सॉल्युबिलिटी भी आपकी बढ़ेगी, और अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी आपकी कम होगी, ठीक है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम और करेंगे द नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं, जिससे कि हम उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है सेकेंड चैप्टर का वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में सेकेंड पार्ट पे मूव करेंगे। और एक चीज का ध्यान रखिएगा क्लास, कि जो भी चीजें आज आपको मैंने एक्सप्लेन की हैं थ्रू दिस वीडियो लेक्चर, ठीक है, उसमें जो भी आपका पीडीएफ है वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, पीडीएफ एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द आगे का जो भी आपका चैप्टर होगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आफ्टर द सॉल्युबिलिटी, दैट इज चेंजेस, ठीक है। आपने लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे चेंजेस क्या होते हैं, ठीक है। तो व्हाट आर द चेंजेस? चेंजेस बेसिकली देखो जरूरी है, कहते ना परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो सेम साइंस के टर्म्स में भी चेंजेस होते हैं, ठीक है। कैसे चेंजेस होते हैं? हमारे सराउंडिंग्स में जितनी भी चीजें होती हैं क्लास, वो सारी प्रेफर करती हैं कि उनमें कहीं ना कहीं चेंजेस होता है, पर वो चेंजेस कैसे होता है? कुछ फिजिकल होता है और कुछ केमिकल बेस पे होता है, ठीक है। फिजिकल चेंजेस हमें दिखते हैं, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं, लेकिन केमिकल चेंजेस को भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन थ्रू द केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक अ बलून, अगर मैं एक बलून लेती हूँ, उसको मैं इन्फ्लेट करूं और फिर डिफ्लेट करूं। इन्फ्लेट मीन्स अगर मैं उसको ब्लो करती हूँ और ब्लो करने के बाद फिर मैं उसकी गैस निकाल देती हूँ, ठीक है, तो क्या होगा? वो बलून अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे वापस आ जाएगा। नाउ व्हाट हैड हैपेंड कि बलून का क्या हुआ? कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ, कोई नई चीज आपने फॉर्मेशन नहीं किया। तो फिजिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं क्लास जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। फिजिकल चेंजेस लगभग रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल का मतलब है, अब फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं आपसे आइस की, बर्फ जिसे हम कहते हैं, ठीक है, तो आइस में क्या होता है क्लास कि जो आपका आइस हो गया, उसको जैसे ही रूम टेम्परेचर पर लेकर आते हैं तो आइस किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में। लिक्विड को बॉईल करते हैं, किस में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है? गैस में।
गैस को ठंडा करते हैं, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, गैस को ठंडा करते हैं, ठीक है। गैस को ठंडा करने पर फिर लिक्विड मिल जाता है, लिक्विड को फिर से हम क्या कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, हमें फिर से आइस मिल जाता है। तो व्हाट इज द प्रोसीजर गोइंग ऑन, ये प्रोसीजर चल क्या रहा है, ये प्रोसीजर एक्चुअली में चेंजेस हो रहे हैं फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस। एक्चुअली में ये तीनों स्टेट्स चेंज हो रहे हैं। कैसे चेंज हो रहे हैं, आइस जो कि सॉलिड था, रूम टेम्परेचर पर आने पर वो क्या हो गया, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। लिक्विड स्टेट जो कि रूम टेम्परेचर पर या नॉर्मल जब तक वो बॉयल नहीं हो रहा था तब तक वो लिक्विड था, लेकिन जैसे ही उसने बॉयल करना शुरू किया उसने गैसियस स्टेट में वो चला गया ना। ये स्टेट सारी रिवर्स भी हो सकती है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि फिजिकल चेंजेस में ये ऐसे चेंजेस होते हैं जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होगा, चीजें दोबारा से अपनी स्टेट पे वापस जा सकती हैं, ठीक है। नाउ केमिकल चेंजेस क्या होते हैं क्लास, ऐसे चेंजेस जिसमें दो सब्सटेंसेस मिलकर कोई नया सब्सटेंस बनाते हैं। मैंने कहा अगेन आई एम रिपीटिंग कि केमिकल चेंजेस आर दोज चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। कोई भी नया सब्सटेंस बने तब उसको हम कहते हैं केमिकल चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल, घर में आपकी मदर्स रोटी वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो आटा होता है, ठीक है, वो जब आप उसको, वो जो डो होता है ना, उसको डो बोलते हैं, राइट, ठीक है, तो वो जो डो होता है उसको आप जब बेलते हो तो उसको दोबारा से आप मैश आउट करके दोबारा से वो छोटे छोटे जो है बॉल्स बना सकते हो। बट व्हाट इट हैपेंड कि जैसे ही उसको आप सेकने के लिए रखते हो, गैस पे कुक करते हो उस रोटी को, उस चपाती को, तो व्हाट इट हैपेंड कि उसको आप दोबारा से रॉ डो में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसे भी चेंजेस हैं हमारी लाइफ में जो कैसे होते हैं, केमिकल होते हैं। केमिकल चेंजेस बेसिकली परमानेंट चेंजेस होते हैं, मतलब हम इनको दोबारा से गेन नहीं कर सकते और इनमें से हमें नया सब्सटेंस फॉर्म भी मिलता है। फिजिकल चेंजेस में क्या होते हैं क्लास, कि हमें वो चेंजेस कैसे देखने पड़ते हैं, वो चेंजेस बेसिकली टेम्पररी बेसिस पर होते हैं। टेम्पररी बेसिस का मतलब क्या हो गया, दीज आर द शॉर्ट टेम्पर चेंजेस। शॉर्ट टेम्पर समझ लो, कम समय के लिए। लॉन्ग टर्म चेंजेस या परमानेंट चेंजेस आपके कौन से हो गए, केमिकल चेंजेस। इज दैट क्लियर। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो केमिकल चेंजेस, जैसे किसी भी स्प्रिंग को स्ट्रेच करना, तो स्प्रिंग को स्ट्रेच करना क्या हुआ, इट इज अ फिजिकल चेंज, वो दोबारा स्प्रिंग अपनी वापस पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है। सब्जी बनाना, अब जो आपने वेजिटेबल जो बन चुका है वो दोबारा रॉ वेजिटेबल्स में थोड़ी मिल सकता है, तो इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज केमिकल चेंजेस। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर नंबर 2। तो ये आज आपका कंप्लीट हुआ है। सेकेंड हाफ में क्लास हम बढ़ेंगे एंड इन द सेकेंड क्लास सॉल्युबिलिटी के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे प्लस सेपरेशन टेक्निक्स पढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन थैंक यू सो मच क्लास।